नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व हुए समाप्त। शुरुआत होती है आज मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास की। तो मध्य प्रदेश राज्य का इतिहास न केवल आपके मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में, जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में, बल्कि उसकी मुख्य परीक्षा में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो हिस्ट्री पूछी जाती है, उस हिस्ट्री में से 16 नंबर की हिस्ट्री एमपी की, जो 60 नंबर का इतिहास है, ये मध्य प्रदेश का कर दिया गया है अनिवार्य। ठीक है, मतलब 60 है, जो भी हिस्ट्री पूछी जा रही है उसमें से कम 60 नंबर की हिस्ट्री एमपी की होनी चाहिए। तो इतिहास मध्य प्रदेश का आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम यहाँ पर न केवल इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि देखिए, आज हम न केवल यहाँ पर मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इतिहास की भी बाल की खाल निकालेंगे। तो बने रहिए आप सब वंदे भारत के साथ। वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो को देखने में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए, पढ़ तो हम मध्य प्रदेश राज्य का इतिहास रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले कि इतिहास कहा किसे जाता है, तो देखिए इतिहास किसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, अतीत की वह घटनाएं जो कि एक लंबे समय तक मानव सभ्यता व संस्कृति पर अपनी एक गहरी छाप बनाए रखती हैं। ठीक है, तथा इसके साथ साथ जो कि मानव सभ्यता व संस्कृति के मध्य अपना एक आदर्श स्थापित करती हैं, ऐसी घटनाओं के संकलन को हम इतिहास का दर्जा देते हैं। अब अतीत की तो बहुत सारी घटनाएं हैं, पर हर एक घटना को इतिहास नहीं कहा जाएगा। जैसे कि अतीत में आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ये किसी प्रकार का कोई इतिहास नहीं है। या अतीत में घटी कोई भी घटना को इतिहास हम नहीं करेंगे। वह घटनाएं जो कि एक लंबे समय तक मानव सभ्यता व संस्कृति पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं और कहीं ना कहीं समाज के मध्य एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया हुआ है, ऐसी घटनाओं के संकलन को हम कहते हैं इतिहास। जैसे कि अगर हम बात करें तो रामायण है, महाभारत है, आप सभी को पता है कितनी पुरानी है ये, लेकिन आज भी हर घरों में इनकी चर्चा होती है। चलिए, ये तो धार्मिक क्षेत्र की बात हुई। अगर हम बात करें और क्षेत्रों की, हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, अशोक की महानता के बारे में पढ़ते हैं, तो आज से कम इस समय में, और अशोक जब पैदा हुआ था या अशोक का शासनकाल चल रहा था, उस समय में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर रहा होगा। लेकिन आज भी अशोक के बारे में हम पढ़ते हुए आए हैं। तो समझे आप लोग, इतिहास कहा जाता है ऐसी घटनाओं के संकलन को जो कि एक लंबे समय तक मानव सभ्यता व संस्कृति पर अपना एक गहरा प्रभाव बनाए रखती हैं तथा समाज के मध्य अपना एक आदर्श स्थापित करती हैं। ओके, चलिए फिर देखिए, इतिहास को हम आम तौर पर 4 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी घटनाएं, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं, ये मात्र एक अनुमान पर आधारित होती हैं। इस काल की घटनाओं को लेकर इतिहासकार कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं वो पूर्णतः सत्य हैं या नहीं। ठीक है, सारी की सारी घटनाएं जो होती हैं पूर्णतः अनुमान पर ही आधारित होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच में यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए और मैं यहाँ दब जाता हूँ, कुछ समय बाद ये स्थान भी एक सभ्यता का रूप धारण कर लेता है।
कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई में मेरी श्रम मिलता है उनको, तो कैसे क्या अंदाज़ा लगाएंगे? जैसे कि मैंने ये शरीर पे कपड़े पहन रखे हैं, तो देखा कहा उन्होंने कि देखिए, पैर से लेके कमर तक अलग कपड़े, सिर से लेके कमर तक अलग कपड़े। तो पैर से लेके सिर तक को ढकने के लिए अलग कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, सिर से लेके कमर तक को ढकने के लिए अलग कपड़ों का इस्तेमाल किया करते। देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कोई फ़ोन मिल जाता है और उस जैसा दूसरा फ़ोन भी मिलता है, उसको कहीं और ले जाते हैं, फिर उस फ़ोन से किसी को कॉल लग जाता है, पर वो बजता है, उठाता है, मान लीजिए कहीं से गलती से उठ जाता है, तो हम जो यहाँ बोल रहे हैं उसकी आवाज़ वहाँ जा रही है। तो ये अनुमान लगा लिया कि दूरस्थ क्षेत्रों में एक दूसरे से बात करने के लिए लोग क्या करा करते थे, एक यंत्र का इस्तेमाल किया करते थे। ये सब क्या लगाया हमने, एक अनुमान लगाया। फिर यहाँ पर कोई और एक व्यक्ति मिल जाता है, उसके कपड़े भी थोड़े ऐसे से, ठीक है, मेरे ही जैसे, और व्यक्ति के कपड़े ऐसे से, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कपड़े क्या हैं, कुछ अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंडित जी हुए, कोई ब्राह्मण हुए, उनके कपड़े कुछ अलग से। तो क्या अंदाज़ा लगा लिया? अंदाज़ा ये लगा लिया कि प्राय समाज में एक ही प्रकार के वस्त्र प्रचलन में हुआ करते थे, लेकिन जाति तथा वर्ग के अनुसार पारंपरिक भी वस्त्र हुआ करते थे। जैसा कि आपको पता ही है, अब जैसे कि हिंदू लोगों में ब्राह्मण लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, मुस्लिम लोगों की कुछ अलग वेशभूषा, सरदार जी पगड़ी लगाते हैं। तो जो मिल रहा है उसके आधार पर क्या है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे कोई खाना मिला कहीं पर और किसी प्रकार का भोजन मिल गया, तो उसमें क्या है, अनुमान लगाया कि समाज में उपलब्ध जाति एवं वर्गों के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन भी चला करते थे, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। साउथ इंडियन में कुछ और, महाराष्ट्रियन में कुछ और, गुजराती लोगों में कुछ और, ठीक है। तो ये क्या करा, एक अनुमान लगाया। आगे हम बात करते हैं प्राचीन काल की, सबसे ज़्यादा पुराना, बहुत ही पुराना। इसके बाद आता है सबसे आगे आधुनिक, जो बिल्कुल नया हो, ज़्यादा पुराना ना हो, और बीच में मध्यकाल। इनके बारे में तो हर किसी को पता होता है, हिस्ट्री में हर किसी को पता होता है। फिर देखिए, ये तो हुआ इतिहास का आमतौर पर विभाजन, ठीक है, ये तो हुआ इतिहास का आमतौर पर विभाजन। अब इसके अलावा भी मौलिक विकास क्रम के आधार पर इतिहास को कई भागों में बांटा गया है। अब ये मौलिक विकास क्रम क्या है? देखिए, मनुष्य को स्वयं के पालन पोषण के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के विकास क्रम के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि शिक्षा, वस्त्र, रहन सहन और भी कई इत्यादि। यहाँ पर मौलिक विकास क्रम का मुख्य तौर पर जो आशय है वो मात्र शिक्षा से ही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मौलिक विकास क्रम के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल को ही हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यही जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण घटनाएं अनुमानों पर आधारित है। क्यों अनुमानों पर आधारित है? अनुमानों पर आधारित होने का कारण यह है कि इस काल में किसी भी प्रकार की ना तो लिपि का विकास हुआ है और ना ही किसी भाषा का विकास हुआ है। किसी भी प्रकार के हमको कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। जब कोई भाषा ही नहीं है, कोई लिपि ही नहीं है, तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि इस काल में क्या हुआ करता था और क्या नहीं हुआ करता था। आधे ऐतिहासिक काल में जाकर क्या होता है, इतिहास संबंधी जानकारी को जुटाने में जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में 50% समस्या क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो हमारा आधे ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर मानव की ज़्यादा नहीं पर अधिकांश उन्नति हो जाती है, ज़्यादा नहीं पर हो जाती है। इस काल में क्या होता है, लिपि का तो विकास हो जाता है,
भाषा का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। पर इस काल में एक दिक्कत जो है वो प्राक ऐतिहासिक काल की तरह बनी रहती है। मतलब इस काल में जो लिपि और भाषाएं हैं उनको आज तक कभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसी प्रकार के काल का उदाहरण है। आप लोग जानते ही होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये लिपि अभी भी क्या है, एक प्रकार से अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब आप सोच लीजिए कि जब नहीं पढ़ा जा सका है तब भी इतना पढ़ना पड़ता है, तो जब पढ़ा जा सकेगा तो ना जाने कितना पड़ेगा। मैं थोड़ा जोक कर रहा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जाकर मानव संबंधी इतिहास को जानने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस काल में लिपि का भी विकास हो जाता है, भाषा का भी विकास हो जाता है और इनको पढ़ने में भी मानव को सफलता हासिल हो जाती है। और इस प्रकार से हमको इतिहास संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी को जुटाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इन तीन कालों में बांटा गया है मौलिक विकास क्रम के आधार पर। अब आप सबने पढ़ा होगा पुरापाषाण काल में मानव समझा पढ़ा होगा इन प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, हथियार और औजार में भी अंतर होता है, याद रखिएगा। देखिए, हथियार अलग चीज होती है और औजार अलग चीज होता है। हथियार जिससे किसी पर वार किया जाए, औजार जिसके द्वारा कोई काम साधा जाए, याद रखिएगा। जैसे कि तलवार हथियार है, वार करने के काम आएगी, टीवी खोल के ठीक करने में काम नहीं आएगी। इसी प्रकार हम बात करें पेचकस, एक प्रकार का औजार है। ठीक है, वैसे अगर आप उसको हथियार में प्रयोग कर लो तो वो एक अलग बात होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का अपवाद है। तो मानव अपने काम को करने के लिए तथा स्वयं को विपत्तियों से बचाने के लिए जिन हथियारों का और औजारों का इस्तेमाल किया करता था, उन हथियारों और औजारों को बनाने के लिए, ठीक है, वह जिस तत्व का इस्तेमाल किया करता था, ठीक है, जिस किसी भी चीज से वो बनाया करता था, उसके आधार पर भी इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पाषाण काल। पाषाण काल वह काल जिस काल में मानव सिर्फ और सिर्फ पत्थर के हथियार और औजारों का इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, फिर आप सबको पता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया गया? तांबा। वह काल जिस काल में मानव तांबे के हथियार और औजारों का इस्तेमाल करने लगा, वह ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, और फिर आता है हमारा लौह युग, जो कि आज तक चला जा रहा है। आज के समय में अधिकांश उपकरणों को, साधनों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के जो पुरातत्ववेदा हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य के पुरातत्वकर्ता हैं, जिनके द्वारा पुरातत्विक स्थलों की खोज की जाती है, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में कई तो पाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है, कई ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है। वही बात लौह युग के स्थलों की, तो वो तो पूरा वर्ल्ड ही लौह है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही लौह चलता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो मध्य प्रदेश के पुरातत्वकर्ताओं द्वारा, ठीक है, पुरातत्वकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश में कई पाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है, कई ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है। आज के इस अध्याय में हम सिर्फ बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं उनके बारे में, जिनसे अक्सर एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी उनके बारे में लिखने के लिए भी आ जाता है। तो चलिए, अभी आपने इतिहास का इंट्रोडक्शन जाना, इतिहास के जिन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आमतौर पर मौलिक विकास क्रम के आधार पर और व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और औजारों के लिए जो तत्व में इस्तेमाल किया जाता है, उस तत्व के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इतिहास कहा किसे जाता है, ये सारी बातों को आपने अच्छे से समझा। तो आई होप अब आपको इतिहास संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है,
याद रखिएगा। देखिए, हमारा नियम यह है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को समझने के लिए 1 घंटा लगाएं, 1 साल लगाएं या कितना भी समय लगाएं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनती। एक बार में ऐसा समझिए कि दूसरी बार में आप दूसरे को समझाएं, ना कि आपको उसको दोबारा से पढ़ना पड़े, मुझको आप आकर पढ़ाएं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं उनके बारे में। चलिए हेडिंग डाल देता हूं मैं आपके लिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज हमारा पहला चैप्टर क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाणकालीन स्थल। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं, देखिए बहुत से खोजे गए हैं, लेकिन आमतौर पर एग्जाम में जिनके बारे में पूछा जाता है वो है भीमबेटका और आदमगढ़। ठीक है, तो हम उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स्ट्रा के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं उनमें पहले नंबर पर आता है भीमबेटका। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत लिखा हो गया। हाँ, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल हैं उनमें पहले नंबर पर नाम आता है भीमबेटका का। देखिए, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, पर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अधिकांश लोगों का उत्तर होता है भोपाल। भीमबेटका भोपाल में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में ये स्थित है। और रायसेन में भी क्या है? एक स्थान है जिसका नाम है अब्दुल्लागंज। ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है। तो याद रखिएगा, रायसेन में अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में तो देखिए, ये विंध्य पर्वतों के बीच स्थित है। ठीक है, कभी भौगोलिक स्थिति पूछ ली जाए तो बता देना। विंध्य पर्वतों के बीच स्थित है और भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, यहां पर आदि मानव काल के जो शैल चित्र और शैलाश्रय हैं वो पाए गए हैं। समझिए, देखिए शैल चित्र कहा जाता है पत्थर के मकानों को, और शैलाश्रय कहा जाता है जो पत्थर पर उभरे हुए चित्र होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आदि मानव काल की शैलाश्रय व शैल चित्रों को पाया गया है। लिख लीजिए आप। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा स्थान है जहां पर आदि मानव काल की शैल चित्र व शैलाश्रय पाए गए हैं? उत्तर भीमबेटका। फिर देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भीमबेटका की खोज की किसने थी? तो भीमबेटका की खोज जिसने की थी उसका नाम था विष्णु
श्रीधर बांकड़कर, ठीक है, क्या नाम था? विष्णु श्रीधर बांकड़कर, ओके, विष्णु श्रीधर बांकड़कर। इसके बाद देखिए भीमबेटका के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि न केवल आपके एमपी के एग्जाम में बल्कि जो आपका यूपीपीएससी का एग्जाम होता है वहां पर भी पूछी जा चुकी है। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात? देखिए, आपने यूनेस्को का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन, ठीक है। इसका काम क्या है? जो कला के क्षेत्र के अंतर्गत चीजें होती हैं उनका क्या करता है? ये संकलन करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कला के क्षेत्र के अंतर्गत क्या करता है? ये संकलन करता है। तो इसके द्वारा वर्ष 2003 में, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2003 में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसे अपनी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, जो अपनी विश्व विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किसको? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाम सुना होगा आपने, तो याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को के द्वारा भीमबेटका को कब अपने विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। तो भीमबेटका संबंधी इतनी ही बातें जो हैं वो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात क्या है? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर स्थित है। फिर ये विंध्य पर्वतों के बीच भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूसरी बात, ये आदि मानव काल, देखिए भीमबेटका नामक स्थान पर आदि मानव काल के शैल चित्र व शैलाश्रय पाए गए हैं। तीसरी बात, और फिर इसकी खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। चौथी बात, और लास्ट में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको वर्ष 2003 में अपने विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जो अगला प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है उसके बारे में। वैसे है तो बहुत, पर जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है उनको ही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अगला प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है आपका आदमगढ़, ठीक है। अगर हम बात करें आदमगढ़ के बारे में, तो आदमगढ़ के बारे में देखिए, पहली बात, आदमगढ़ है कहाँ पर? तो आदमगढ़ जो है ये है मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति के बारे में, तो ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले में, ठीक है। और किस नदी के तट पर स्थित है? ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओके, फिर देखिए प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली कौन रहा है मध्य प्रदेश में? आदमगढ़ रहा है। और लास्ट देखिए क्या है यहाँ की विशेषता। यहाँ की जो विशेषता है वो है यहाँ के गुफा शैल चित्र। इन गुफाओं में जो पत्थर पर उभरे हुए चित्र हैं वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो यहाँ की विशेषता क्या है? गुफा शैल चित्र क्या है यहाँ की?
प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना है आदमगढ़ के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम में लिखने के लिए आया तो कैसे लिख दोगे। देखिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यहाँ के गुफा शैल चित्र है। बस इतना ही 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगले अध्याय में मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा प्रागैतिहासिक युग चल रहा है उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपको पढ़ाने के प्रति 1000 गुना मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।